बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो के क्रमांक में हम अब देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बाकी क्वेश्चंस। पिछले वीडियो तक हमने 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखना शुरू करेंगे। वीडियो में मैंने कोशिश करता हूं कि हर क्वेश्चंस का सलूशन हो जाए। दरअसल एक्सरसाइज 12.2 की जो एक्सरसाइज चल रही है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ पेपर पर ड्रा करना होता है, तो पॉसिबल होती है जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उनको लिप करते चलें ताकि आप उसको ड्रा करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख कर भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको दोबारा उसके सलूशन को अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ चैनल के आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर क्या बना रही है? पेडिस्टल लैम्प एंड वुडन सेट। बुक आपके पास होगा, बुक ओपन कर लीजिएगा। देखिए लैंग्वेज ऐसे समझ में ना आती हो तो आप उसको रीडिंग करते रहिए और साथ ही साथ जब मैं सलूशन करूँ तो आप वहाँ पर देखें। तो कॉटन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स पेडिस्टल लैम्प एंड वुडन सेट इच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ अ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड अ स्प्रेयर। इस जरूरत पड़ती है उस वुडन सेट और पेडिस्टल लैम्प को बनाने के लिए ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और स्प्रेयर की जरूरत है। इट टेक्स, अब कंडीशन दिया क्या टाइम लगता है। इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडिस्टल लैम्प। अगर एक पेडिस्टल लैम्प बनाना है तो आपको 2 घंटे ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की और 3 आवर्स आपको स्प्रेयर की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चरर अ सेट। एक वुडन सेट बनाने के लिए आपको 1 आवर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और 2 आवर स्प्रेयर अगर काम लगातार करेंगे तो आपके एक वुडन सेट बनता है। On any day, the sprayer is available at most 20 hour and grinding cutting machine at most 12 hour। इतने घंटे मैक्सिमम वो काम करते हैं एक दिन में अगर लगातार वो मशीन चलती है तो। आपको पूछा आगे, द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए लैम्प इज 5 रुपीज एंड द फ्रॉम ए सेड इज 3 रुपीज। अगर इनको सेल करने पर प्रॉफिट 5 रुपीज और 3 रुपीज रिस्पेक्टिवली होता है तो एज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ऑल द लैम्प्स एंड सेड दैट ही प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस करता है उन सभी को अगर वो सेल करता है तो हाउ शुड ही शेड्यूल हिज डेली प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो किस तरह से वो शेड्यूल बनाए, कितना वुडन सेट और कितना पेडिस्टल लैम्प वो प्रिपेयर कराए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। तो नंबर आपसे पूछा है, नंबर ऑफ वुडन सेट, लेट नंबर ऑफ पेडिस्टल लैम्प ले लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ पेडिस्टल लैम्प x एंड नंबर ऑफ वुडन सेट्स इज y, prepared y, मैन्युफैक्चरर इन ए कॉटन इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। मान लीजिए इतना बना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लेट नंबर ऑफ पेडिस्टल लैम्प x यूनिट और y यूनिट, ये यूनिट मान लीजिएगा, यूनिट, ठीक है ना। इतना यूनिट यह और इतना यूनिट पेडिस्टल लैम्प मैन्युफैक्चर होता है या प्रिपेयर्ड होता है कॉटेज इंडस्ट्री में। अब आपके पास ये देखिए नंबर्स है, इसलिए ये याद रखिएगा इनके जो इन इक्वेशंस बनेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेंगे। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी इसमें बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है वो पहले देख लीजिए। तो इसको किसको, पेडिस्टल लैम्प, यहाँ लिख दीजिएगा पेडिस्टल लैम्प बन रहा है और दूसरा बन रहा है वुडन सेट बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप वुडन सेट से लिख दीजिएगा। इनको बनाने के लिए 2 चीज़ें जरूरत पड़ रही है, एक तो ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है और दूसरी चीज़ें जरूरत पड़ रही है, स्प्रेयर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। स्प्रेयर की जरूरत पड़ रही है इनको बनाने के लिए। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है, ठीक है ना, हम यहाँ लिख दिए। तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन है और स्प्रेयर की जरूरत पड़ रही है इनको बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैन्युफैक्चरर होता है। ये आ जाएंगे आपके पेडिस्टल लैम्प और वुडन सेट। इस तरह के आप एक चार्ट बना लेते हैं तो इक्वेशंस को लिखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर हो जाएंगे और यह आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप देखिए जरा कि इनको बनाने के लिए किस तरह से ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और स्प्रेयर काम करते हैं। लिखा है इट टेक्स 2 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन,
2 घंटे अगर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन लेते हैं और 3 आवर स्प्रेयर लेते हैं टू मैन्युफैक्चरर ऑफ पेडिस्टल लैंप, अगर एक पेडिस्टल लैंप तैयार करना है तो 2 घंटे ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और 3 आवर स्प्रेयर लेता है। सिमिलरली 1 आवर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर स्प्रेयर अगर लेता है तो मैन्युफैक्चरर होता है एक सेट को बनाने के लिए। हमारे पास पेडिस्टल लैंप X तैयार होते हैं, वुडन सेट की संख्या Y है, इनको बनाने के लिए अगर इस हिसाब से काम करें तो कितना प्रिपेयर होगा ये देखना हमें। और दोनों दिया है इसमें कि स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 20 आवर, स्प्रेयर जो मैक्सिमम अवेलेबल है एटमोस्ट 20 आवर है, बिकॉज ये भी आवर में है तो वो 20 आवर है। एंड यहाँ पर दिया एंड द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन मैक्सिमम 12 आवर काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपसे Z की वैल्यू पूछा है कि कितने नंबर्स आप वुडन पेडिस्टल लैंप और वुडन सेट को प्रिपेयर किया जाए, ताकि जब हम उसको 5 रुपीज़ के हिसाब से पेडिस्टल लैंप को और 3 रुपीज़ के हिसाब से वुडन सेट को सेल करें तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइज हमें करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से इन इक्वेशंस बन जाएगा, इन इक्वेशंस या लीनियर कांस्टेंट को हमें सॉल्व करना है और जो x एंड y की वैल्यू मिलेगी उसको इसमें पुट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट ही कर देते हैं बिकॉज ये लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स ये बाउंडेड रीजन बनाएगा और बाउंडेड रीजन क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। तो चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। लेट नंबर आप x यूनिट पेडिस्टल लैंप प्रिपेयर करते हैं और y यूनिट वुडन सेट तैयार करते हैं। इस हिसाब से जो इन इक्वेशंस बनेगा वह 2x plus 1 into y is less than equal to 12 and next is 3 into x is 3x plus 2 into y is equal to 2y less than equal to 20। तो इन इक्वेशंस हो जाएंगे। तीसरा ये ग्रेटर देन है बिकॉज ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। 2x plus y इज इक्वल टू 12 ले लीजिए। अगर आप ऐसा सपोज करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 12 मिल जाएंगे। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें पॉइंट 0 की बात करें तो क्या ये 0 को इन इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे या इसका साइडेड पोर्शन या इसके जो सोल्यूशंस होंगे वो ओरिजिन की तरफ होंगे। उसके लिए इस लीनियर इन इक्वेशंस को ले लीजिए। कौन से 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 में 0 पुट कर दीजिए तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, आप लिख दीजिएगा एस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इसको ले लीजिए और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20 है तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं देन y इज इक्वल टू 10, यहाँ मिल जाएगा ना। x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू कितना होगा 10। एंड इफ y इज इक्वल टू 0 लेते हैं सो x इज इक्वल टू 20/3 और 20/3 कितना मान लें 3 6 18 हो जाएंगे, 6.67 या 6.6 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको कैंसिल करने पर मिल जाए। अच्छा जी, साथ ही साथ 0 की बात कर लें तो ये लीनियर इन इक्वेशंस है। पॉइंट 0 की अगर बात करें तो ये 0 से मतलब ओरिजिन की तरफ ही आएगा बिकॉज लेस देन 0 है। ये मैंने अपना तरीका बनाया था, आप चाहो तो इसको लिखिए और नहीं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि साइडेड पोर्शन किधर बन सकते हैं। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ हम इन पॉइंट्स को लेकर सबसे पहले ड्रा करते हैं, लाइन को ड्रा करते हैं, ठीक है। और बाद में z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, बाकी 5x प्लस 3y है, बाकी दोनों को ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चंस बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम आती है। और लीनियर प्रोग्रामिंग हमेशा 6 मार्क्स से क्वेश्चंस आया करते हैं और इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी है, सबसे ईजी एक्सरसाइज स्कोरिंग चैप्टर है बोला जाता है इसको। तो चलिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को ड्रा कर लीजिए। ये मान लीजिए y एक्सिस हो गया और दूसरा वाला आप ले लीजिए x एक्सिस को ले लीजिए। यह आपका हो गया x एक्सिस हो जाएंगे। तो इसको ले लीजिए x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस।
ये ओरिजिन हो जाएंगे, साथ ही साथ इनके पॉइंट्स को देख लीजिएगा, इनको ड्रा करना है। तो 0 और 12 है, 6,0 है। तो सबसे पहले 0 12 के लिए मान लीजिए हमने ले लिए यहाँ पर आप चाहें तो 2 यूनिट ले लीजिए, 2 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट या 1, आप जैसा भी आपको ड्रा करना। मैंने यहाँ पर 2 गैपिंग ले लिया है, मान लीजिए 2 है, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 6 के बाद नेक्स्ट 8, ये 10, ये 12 और ये 14, ये 16। सिमिलरली यहाँ पर ले लीजिए 2 4 6 8 10 12 14, मैंने 2 का गैपिंग ले लिया। अब देखिए 0 एंड 12 है, 0 एंड 12 का मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो गया 0, 12। मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, आपके पास ग्राफ पेपर पर जो यूनिट लेना आप उसको लेकर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 6 0 का मतलब हो गया 1 2 3, या आ गया 6 एंड 0, और इनको ज्वाइन कर लीजिए 6, 0 को, तो ये देखिए आ जाएगा 6, 0 के लिए ये आ जाएंगे 6, 0, ठीक है, ये आ गया 6, 0 के लिए, ठीक है ना। और इस लाइन का नाम लिख दीजिए, कितना आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट आ जाएंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 के लिए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10। तो देखिए ये 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10, एंड नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 20/3, दैट मीन्स 6.6 मान लेते हैं। तो 6.6 मीन्स 1 2 3, 6.6 यहाँ मान लिए और y 0, तो नियर अबाउट ये आ जाएगा, इसको ले लेंगे 20/3 एंड 0, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, और ये आ गया पॉइंट हमारे पास, ठीक है ना। इनको हम ज्वाइन करते हैं और इसका नाम है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 है, ठीक है ना। और ये देखिए दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे, इसका मतलब ये इनके साइडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ होंगे, ये भी इधर होगा और ये भी ओरिजिन की तरफ होंगे, साथ ही साथ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइडेड पोर्शन हमारे पास जो कॉमन रीजन आएगा वो यही हमारे पास रीजन होंगे जो कि कॉमन सोल्यूशन देंगे, ये आपके पास कॉमन सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन सोल्यूशन हो जाएंगे। इसको ले लीजिए, कॉमन सोल्यूशन हो गया, ठीक है, कॉमन सोल्यूशन हो गए। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 10 है, बी पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं, साथ ही साथ ये मान लीजिए आपके पास सी पॉइंट है जिससे कोऑर्डिनेट 6, 0 है। इन तीनों पॉइंट को z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y में पुट करना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने इसको नोट कर लिए थे, ड्रॉ कर लिए हैं, तो मैं इसको यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ। चलिए, दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा फॉर पॉइंट बी पॉइंट के लिए दोनों इक्वेशंस को कौन कौन से, एक तो आ जाएंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और नेक्स्ट आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। नाउ इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 एंड नेक्स्ट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, 4 माइनस 3x इज इक्वल टू x, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 4 हो गया। x इज इक्वल टू 4 को आप पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 4 को आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए 8x इज इक्वल टू 4 पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 12, सो 2 इंटू 4 प्लस y is equal to 12, therefore y is equal to 12 minus 8, then y is equal to 4 आ जाएंगे। x is equal to 4 and y is equal to 4 पर ये कोऑर्डिनेट आपको 4 4 मिल गया। तो a, b एंड c को सबसे पहले z में पुट करते हैं, देखते हैं किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। इसको आप नोट कर लिए होंगे, रब कर दिया जाए, ठीक है। चलते हैं, ये आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किए ताकि आपको पॉइंट b मिल जाए। नेक्स्ट लेकर चलना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो बी पॉइंट मिल गया, अब उसके बाद ए बी सी कॉर्नर पॉइंट हो गए, कॉर्नर पॉइंट ए बी सी एंड ओरिजिन ओ भी ले सकते हैं। तो ए बी सी एंड ओ पर आप पॉइंट को z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y इनपुट करने जा रहे हैं, तो लिखिएगा 8 पॉइंट ए
ए पॉइंट आपके पास हो जाएंगे 0,10। इसको आप z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y में पुट कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30। एंड नेक्स्ट 8 पॉइंट बी पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट है 4,4 है तो इसको ले लीजिए 4 z इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 32। एंड नेक्स्ट 8 पॉइंट आप नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए सी पॉइंट विच इज 6,0 8.6 6,0 z इज इक्वल टू 5x है सो 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 30। एंड लास्ट इज 8 पॉइंट ओरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 0 है सो 0 0 पर z इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 है ना प्लस 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। सो मैक्सिमम आपसे पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पर होगा वेट 4 4 हो तो आप लिख सकते हैं सो मैक्सिमम प्रॉफिट ठीक है ना मैक्सिमम प्रॉफिट z इज इक्वल टू 32 8 x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 यूनिट हो। अगर इतने लैंप और इतने वुडन सेट तैयार किया जाए तो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएंगे आपको। ठीक है तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 7th पहले इसको नोट कर लीजिए कंप्लीटली। चलिए उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप ऑफ नॉवेल्टी सर्विनायर्स मेड ऑफ प्लाईवुड सर्विनायर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट ईच ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट ईच ऑफ असेंबलिंग के लिए। एंड दूसरे टाइप बी की सर्विनायर्स दिया है सोविनियर्स टाइप बी रिक्वायर 8 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 8 मिनट ईच फॉर असेंबलिंग के लिए। टाइप एंड टाइप बी दो तरह के आपके नोवेल्टी सोवेनियर्स तैयार किए जा रहे हैं और इसमें दिया है देर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग एंड द प्रॉफिट इज फॉर 5 rupees ईच ऑफ टाइप ए एंड 6 rupees ईच ऑफ टाइप बी सोवेनियर्स है। सो हाउ मेनी souvenirs of each type should the company manufacturer in order to maximize the profit? I think question number 6 and 7 है similar questions है। मैं इसका इक्वेशन बना देता हूँ। अगर आप टाइप ए एंड टाइप बी को लेट क्वांटिटी ले लीजिए या नंबर्स ऑफ टाइप ए एक्स यूनिट सपोज कर लीजिए नंबर ऑफ टाइप ए इज एक्स यूनिट प्रोड्यूस होता है एंड टाइप बी इज वाई यूनिट सपोज कर लेते हैं टाइप बी इज वाई यूनिट मैन्युफैक्चरर होता है। तो इसमें कंडीशन आपका है कि टाइप ए के और टाइप बी बनाने के लिए कटिंग और असेंबलिंग टाइमिंग किस तरह से लगती है। तो पहले तो ये हमेशा लिखा दिया करिए कि एक्स एंड वाई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी और यहाँ पर सोवेनियर्स ऑफ टाइप ए और यहाँ पर टाइप बी दो तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और इनमें लगने वाला टाइमिंग जो है किसके हिसाब से है इनको कटिंग करने में और इनको असेंबलिंग करने में। इनको कटिंग और असेंबलिंग करने में जो टाइमिंग लग रही है उस हिसाब से आप इक्वेशंस को तैयार करेंगे। तो चलिए मैंने ये बना दिया चार्ट या टेबल आप इसके हिसाब से देखिए। इसमें दिया है कि टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट फॉर कटिंग एंड 10 मिनट फॉर असेंबलिंग के लिए और टाइप बी रिक्वायर 8 मिनट फॉर कटिंग और 8 मिनट फॉर कटिंग एंड 8 मिनट फॉर असेंबलिंग के लिए और देर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग के लिए अवेलेबल टाइम दिया है 3 hour 20 minutes है। ठीक है ना तो 3 hour 20 minutes को आप मिनट में बदल दीजिए बिकॉज ये मिनट है तो 3 hour इज इक्वल टू 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes सो 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 180 सो 200 मिनट हो जाएगा और नेक्स्ट दिया है और इसके बाद आपके दिए हैं कि 4 hour फॉर असेंबलिंग के लिए लग रहा है। असेंबलिंग के जो कंडीशन दी गई मिनट में दिया है तो 4 hour है इसको आप
मिनट में बदल दीजिएगा तो ये आ जाएगा 240, ये भी मिनट में हो जाएंगे और ये भी मिनट में हो जाएगा। नाउ z की जो वैल्यू होगी, z इज इक्वल टू क्या होंगे, 5 रुपीज़ फॉर x के लिए दिया है ए टाइप के लिए, और अगर इसको y के हिसाब से सेल किया जाए तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है। दैट मीन्स यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि इसको मैक्सिमाइज करना है। क्वेश्चन बहुत इजी, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगे, तो 5 टाइप ए एंड टाइप बी को x एंड y सपोज कर लिए, सो 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200 एंड नेक्स्ट इज 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240 एंड सिमिलरली आपके पास x एंड y की जो वैल्यू आएगी उसको आप इसमें पुट कीजिएगा और ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन से आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं मुझसे। रब कर दे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप ए एंड टाइप बी आप प्रिपेयर कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 8th क्वेश्चन है और 8th क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट दे दीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ज़्यादातर टाइम में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 8th में क्या है, a merchant plan to sell 2 types of personal computer, a desktop model and portable model that will cost for 25,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। दो तरह के कंप्यूटर को सेल कर रहा है, डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल, जिनके कॉस्ट दे दिया है 25,000 और 40,000। ही एस्टिमेट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट। उसका अनुमान है कि 250 से ज़्यादा यूनिट सेल कंप्यूटर का नहीं होता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इस टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर, किस तरह के कंप्यूटर कितने नंबर्स में रखा जाए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर उसने लिखा है कि इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख एंड इफ हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज 4500 एंड पोर्टेबल मॉडल पर 5000 रुपीज़ का हो। तो देखिए उसमें दिया है कंडीशन कि सेल करने के लिए उसको दिया है 25,000 और 40,000 में सेल करता है, और उसका जो कंडीशन है कि 250 से ज़्यादा कंप्यूटर सेल नहीं होता है। साथ ही साथ 70 लाख रुपीज़ में कितना कंप्यूटर परचेज करे हो, कितने कंप्यूटर परचेज करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट में उसको प्रॉफिट लाना है 4500 रुपीज़ डेस्कटॉप पर और 5000 रुपीज़ पोर्टेबल मॉडल पर, मतलब लैपटॉप पर आपको उसको प्रॉफिट दिखाना है। तो सबसे पहले कितने कंप्यूटर्स वो परचेज करे 70 लाख में, आपकी बात यहाँ पर है। लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल इज x यूनिट मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल इज इक्वल टू y यूनिट वो परचेज करता है जिसको सेल करना चाह रहा है। तो इस हिसाब से लेट आप सपोज कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल इज x यूनिट ले लीजिए, x यूनिट एंड there are x unit of desktop model and y unit आप सपोज कीजिए एंड y unit of portable model उसके पास था या वो परचेज करेगा पोर्टेबल मॉडल। ठीक है ना, y यूनिट ऑफ पोर्टेबल मॉडल वो परचेज कर रहा है जिसको सेल करना चाह रहा है, या उसके यहाँ जो सेल हो रही है वो इस हिसाब से हो रही है। ठीक है ना, अब आपको दिया है कि डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल को जो कॉस्ट दिया है वो 25,000 और 40,000 है। दो तरह कंप्यूटर जिनके कॉस्ट दिए हैं 25,000 और 40,000 है। तो अगर मान लीजिए उनके कॉस्ट इतने होते हैं तो कितने खरीदें, कितने में से कितना, 70 लाख के हिसाब से। अगर उसके पास 70 लाख रुपीज़ है तो कितना डेस्कटॉप मॉडल और कितना पोर्टेबल मॉडल वो परचेज करे। और रेट दे दिया है कि 25,000, देखिए यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा इस तरह से बनेगा, 25,000 के रुपीज़ के हिसाब से मान लीजिए x यूनिट डेस्कटॉप मॉडल परचेज करता है और 40,000 रुपीज़ के हिसाब से मान लीजिए वह y यूनिट पोर्टेबल मॉडल खरीदता है। तो मैक्सिमम वो इन्वेस्ट जो करना चाह रहा है वो 70 लाख है, इसलिए आप देख लीजिएगा 70 लाख के हिसाब से। ठीक है ना, 70 लाख हो जाएंगे। अब साथ ही साथ जो मैक्सिमम डिमांड दिया है कि डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल विल नॉट एक्सीड 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी कंडीशन दिया है। और अगर मान लीजिए x एंड y को डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल सपोज कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और z की जो वैल्यू है जब उसको सेल करना चाह रहा है तो उसको प्रॉफिट उसको चाहिए 4500 रुपीज़ आपको डेस्कटॉप मॉडल पर चाहिए और 5000 रुपीज़
आपको पोर्टेबल मॉडल पर चाहिए तो हिसाब से कितने हिसाब से 70 लाख में वो परचेज करें, कितने नंबर आप डेस्कटॉप, कितने नंबर आप पोर्टेबल मॉडल को परचेज करें। यहाँ एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी है, जेड की वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज करनी है यहाँ पर। तो हमारे पास दो इन इक्वेशंस हो गया, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सिंपल है। करने के लिए आपके पास इन इक्वेशंस जो दिया है इनको मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी। बस मैंने इक्वेशन बना दिया। देखिए 25,000 है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3, बाकी जो बच जाएगा आपके पास 25x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 7000 हो जाएंगे। और दूसरा इक्वेशन है ही x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, दोनों को ड्रा कर लीजिएगा। बाउंडेड है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्वेश्चंस। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करता है कि किसके हिसाब से 70 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 70 लाख रुपीज़ लेकर वो जाता है मार्केट में, कितने रुपीज़ कितने 70 लाख रुपीज़ लेकर जाता है और उसको पता है कि 25,000 और 40,000 रुपीज़ के हिसाब से ये दोनों कंप्यूटर का प्राइस है, उसको सेल कर इतने प्रॉफिट कमाना है। तो कितने परचेस करेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वही चीज़ें आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पर याद देख लीजिएगा कि दोनों की जो संख्या होनी चाहिए, जो डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल खरीद कर लाएगा उसकी संख्या 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, आप इसको ड्रा कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 9th और 2-3 क्वेश्चंस और हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर लेकर चलते हैं। जो डिफरेंट होगा उसको हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, रब कर दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 और ये आप लोग देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट ऑफ मिनरल, किसी डाइट में रखा गया है। एंड टू फूड F1 and F2 आर अवेलेबल। फूड P1 कॉस्ट, सो फूड F1 कॉस्ट 4 रुपीज़ पर यूनिट, 4 रुपीज़ पर यूनिट फूड, एंड F2 कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट फूड है। देखिए इनका दिया है, फूड F1 का कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट है और फूड F2 का कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर यूनिट है। 1 यूनिट फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल, एंड 1 यूनिट ऑफ फूड F2 में क्या क्या मिलाया जा रहा है, 6 यूनिट विटामिन ए और 3 यूनिट ऑफ मिनरल। फॉर्मुलेट दिस एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट that consist of mixture of these two foods and also meet the minimum nutrition requirement। आपसे पूछा गया है तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ बनाना है आपको, मिनिमम कॉस्ट ऑफ द डाइट पूछा है, कितना पड़ेगा। देखिए फिर से क्वेश्चंस को रीडिंग कर देते हैं, जिसमें कि 2 तरह के फूड बनाया जा रहा है, फूड F1 एंड F2, और इसमें विटामिन ए और मिनरल मिलाया जा रहा है। इनमें कितने कितने रुपीज़, कितने यूनिट विटामिन ए और कितने यूनिट मिनरल्स मिलाया जा रहा है वो आपकी अमाउंट दे दी गई है। तो आप मान लीजिए लेट F1 एंड F2 जो फूड है उनकी क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं X एंड Y यूनिट इन विटामिन से मिलकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए लेट F1 एंड F2 को सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट मिक्सर है, फूड F1 इज X यूनिट है, लेट फूड F1 इज X यूनिट आप ले लीजिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ है नहीं मेंशन, तो यहाँ पर X यूनिट एंड फूड F2 इज Y यूनिट, फूड F2 इज Y यूनिट है, फूड F2 इज Y यूनिट मान लेते हैं। चलिए ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब फूड F1 इनकी क्वांटिटीज को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे भी। और यहाँ पर फूड F1 और फूड F2 ले लीजिए। फूड F1 एंड F2 को बनाने के लिए इसमें विटामिन ए और मिनरल्स है इसमें, ठीक है ना। तो विटामिन ए और मिनरल ले लीजिए, इनमें जो मिक्सचर किया गया है, तो मिक्सचर कितना किया गया उसके हिसाब से हम अपना लीनियर कांस्टेंट या लीनियर इनइक्वेशंस तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए दिया है कि डाइट इज कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की क्वांटिटी कम से कम 80 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 100 यूनिट ऑफ मिनरल है, 80 एटलीस्ट में दिया है, सो 100 यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। एंड
टू टाइप ऑफ फूड F1 एंड F2 अवेलेबल है। फूड F1 कॉस्ट दे दिया है, अगर इसको x सपोज करते हैं, इसको y सपोज करते हैं, तो z इज इक्वल टू कॉस्ट को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए z की इक्वेशन बनाने के लिए। तो फूड F1 कॉस्ट इज 4 रुपीज है एंड फूड F2 कॉस्ट इज 6y हो जाएंगे, 6y हो जाएंगे। साथ ही साथ 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए, और 1 यूनिट फूड F1 कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 4 यूनिट ऑफ मिनरल्स 1 यूनिट में फूड F1 में मिलाए जा रहे हैं। सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ फूड F2 में 6 यूनिट विटामिन ए और 3 यूनिट ऑफ मिनरल मिलाए जाते हैं, 3 यूनिट ऑफ मिनरल मिलाए जाते हैं। सो आपसे मिनिमम कॉस्ट फॉर डाइट पूछा है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ डाइट पूछा है, इसका मतलब हमें इसको मिनिमाइज करनी है। मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, अनबाउंडेड बनाएगा, इसलिए ये CBSE 2020-21 के लिए डिलीट हो गया, बिकॉज अनबाउंडेड रीजन क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। फिर भी आप इसको ड्रा करने की कोशिश कीजिए। लीनियर कांस्टेंट को मैं लिख देता हूँ, तो इक्वेशंस बन जाएगा क्या, 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और दूसरा बन जाएगा 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये दो लीनियर कांस्टेंट को आप ड्रा कीजिएगा, जो वैल्यू मिलेगी x एंड y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे ही इसको आप ड्रा कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैं ऐसे हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई कर लेंगे। इसमें दिया है देयर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2। F1 कॉन्सिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरिक एसिड, और F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक एसिड मिलाया गया है। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, अ फार्मर फाइंड दैट सी नीड एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड फॉर हर क्रॉप। सो इफ उसको इतने की रिक्वायरमेंट होती है अपने सॉइल की कंडीशन, सॉइल कंडीशन को जांच कराने के बाद उसको लगता है कि उसके ज़मीन में उसको 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है हर क्रॉप्स के लिए। एंड इफ F1 कॉस्ट 6 रुपीज़ पर केजी एंड F2 कॉस्ट 5 रुपीज़ पर केजी है, सो डिटरमाइन हाउ मच ऑफ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज सो दैट न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट आर मेट एट मिनिमम कॉस्ट है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना सिंपल है। आपको मान लीजिए F1 और F2 जो टाइप के फर्टिलाइजर हैं उनकी क्वांटिटी मान लीजिए X यूनिट फर्टिलाइजर F1 और Y यूनिट फर्टिलाइजर F2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे केसेस में उनमें क्या क्या मिलाया जा रहे हैं तो वह आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर फर्टिलाइजर F1 लिख देता हूँ, यहाँ फर्टिलाइजर F2 लिख देता हूँ, और इसमें नाइट्रोजन मिलाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन है, और यहाँ पर है फास्फोरिक एसिड है, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड लिख दीजिएगा, फास्फोरिक एसिड है ना, फास्फोरिक एसिड है। तो देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है, नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड के बेसिस पर एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मैं हिंट दे देता हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। 10% लिखा, फूड F1 कॉन्सेंट 10%, F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक एसिड है, एंड F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक एसिड है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है कि सी नीड एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो एटलीस्ट दे दिया, इसका मतलब आपको यहाँ पर दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 14 kg, और यहाँ पर एटलीस्ट 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड हो गया। तो इक्वेशंस बहुत सिंपल बन जाएंगे, इनसे x एंड y इनको सपोज कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 10x अपॉन 100 प्लस 5y अपॉन 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। एंड नेक्स्ट इज फास्फोरिक एसिड क्वांटिटी देखा जाए तो 6x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। एंड z इज इक्वल टू कॉस्ट जो दिया है उसको आप z सपोज कर लेंगे, तो 6 रुपीज़ फूड F1 के लिए है और 5 रुपीज़ पर केजी फूड Y के लिए है, फूड F2 के लिए है। Z की वैल्यू हो जाएगी और इसमें मिनिमाइज करना है इसको, बस यही आपकी कहानी थी, और इसको आप देख सकते हैं, इसको मिनिमम करना है, ठीक है, मिनिमाइज कर लीजिएगा। तो इक्वेशन सिंपल है, नाइट्रोजन साथ साथ चलेगा, फास्फोरस एक साथ आप ले लीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इक्वेशंस देख लीजिए, आप रीडिंग करिएंगे तो वही मिलेगा आपको, मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम है इक्वेशंस में, और ये क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसको रब कर दूं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। कॉर्नर पॉइंट जो फाइंड किए जाएंगे किसी भी फिजिबल रीजन के, कोई ग्राफ जो बनाते हैं उसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए लीनियर इनइक्वेशंस दिया है 2x + y लेस देन इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x + x + 3y लेस देन इक्वल टू 15, एंड here x and y both are greater than 0, and these इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो उनके कॉर्नर पॉइंट आपको मिलता है 0 0 5 0 एंड 3 4 एंड नेक्स्ट इज 0, 5 मिलता है। लेट z इज इक्वल टू px + qi, so where p and q are greater than 0, condition on p and q such that maximize of z, इनकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमाइज होती है। मैक्सिमाइज ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 8 3 4 एंड 0 5 इज, अगर 3 4 एंड 0 5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज होती है तो आपसे पूछा है कि उस समय क्या कंडीशन बन सकती है, पी एंड क्यू के बीच में रिलेशंस क्या हो सकते हैं। तो अगर z की वैल्यू मैक्सिमाइज होती है मतलब इन दो पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। किस पॉइंट पर, एक पॉइंट ये हो सकता है x एंड y के लिए और ये पॉइंट ये हो सकता है, इन दोनों पॉइंट पर z की वैल्यू सेम आएगी, मतलब मैक्सिमम आएगी लेकिन सेम आ सकती है। तो ऐसे केसेस में 8 3 4 को अगर लेते हैं तो यहाँ पर z मिल जाए कितना, यहाँ पर आ जाएगा 3 × p, x इज इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, और यहाँ पर आप पुट कर लीजिए कितना, y इज इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए। एक ये मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा अगर 0 5 पर इसमें z की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यह आ जाएगा p × 0 + q × 5, मतलब z इज इक्वल टू यहाँ पर 5 q आ जाएगा नंबर 2। ये दोनों वैल्यू सेम आती है इन दोनों पॉइंट पर। होता था ना कि किसी दो कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू आपके एक बराबर आती थी। तो ऐसे केसेस में जब ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 z इज इक्वल टू ये है और z इज इक्वल टू ये, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 3p + 4q इज इक्वल टू 5q, 3p + 4q इज इक्वल टू 5q, सो 3p इज इक्वल टू 5q - 4q, सो q इज इक्वल टू 3p। तो मैक्सिमम अगर मिलेगा तो उस समय कंडीशन जो अराइज होगा वो q इज इक्वल टू 3p होगा, विच इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चंस के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अगले वीडियो में हम इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।